शुभ संध्या आप सभी को। आज हम लोग जा रहे हैं प्रथम ग्राम सभा स्तरीय प्रतिभा को सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता सीनियर वर्ग के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो ये आपने देखा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता सीनियर वर्ग 2025, ये 21 दिसंबर को आयोजित की गई थी प्राथमिक विद्यालय अब्बोपुर में। तो इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लतीफपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत लतीफपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत शामिल है। तो लतीफपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत शामिल है आपका अब्बोपुर, फरीदपुर, जहांसेपुर, चक अहियाई। ये चक अहियाई ये आपका यही जो आपका आंसर है चक अहियाई, क्योंकि यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं, कुछ लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है, लेकिन ये ग्राम सभा लतीफपुर के अंतर्गत आता है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्राम स्तर का पद नहीं है। जो ग्राम स्तर का पद नहीं है, बीएलओ, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, बीडीसी। बीडीसी हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ये हमारा ग्राम स्तर का पोस्ट नहीं है। तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तीसरा है, निम्न में से स्वास्थ्य से संबंधित योजना नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित योजना किसान सम्मान निधि योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना। तो ये जो आपने देखा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना, ये सभी हमारा स्वास्थ्य संबंधित योजना है, लेकिन ये किसान सम्मान निधि जो इस योजना के अंतर्गत नहीं आती। तो ये इज द राइट आंसर। तो ये है भारत के राष्ट्रपति, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति तो सब है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति इस समय जो है द्रौपदी मुर्मू। ये आपका क्वेश्चन डी सही है। इसमें दिया है 5वां नंबर, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो है मतलब इस समय कौन है? तो सरोजिनी नायडू, ममता बनर्जी, आनंदीबेन पटेल, सुश्री मायावती। तो आपने सी ऑप्शन जो है आनंदीबेन पटेल इस समय हमारे राज्य उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम स्तर के योजना से संबंधित नहीं है। ग्राम स्तर के योजना से संबंधित हमें यह देखना है, नहीं है तो मनरेगा, ये ग्राम स्तर, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, व्यक्तिगत लोन योजना। ये व्यक्तिगत लोन योजना हमारे ग्राम स्तर से संबंधित योजना नहीं है, जबकि मनरेगा, उज्ज्वला योजना और उजाला योजना ये ग्राम स्तर की योजना है। और ये डी ऑप्शन ये नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे है 7 नंबर क्वेश्चन, सानिया मिर्जा का संबंध है। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो आपने देखा पहला ऑप्शन है लॉन टेनिस, दूसरा है टेबल टेनिस, तीसरा है बैडमिंटन, महिला क्रिकेट। तो ये जो आपने देखा लॉन टेनिस इज द राइट आंसर, यानी सानिया मिर्जा जो है लॉन टेनिस खेलती हैं। तो ये ऑप्शन सही है। 8वां नंबर है, एशिया कप क्रिकेट का विजेता कौन था? तो एशिया कप क्रिकेट का विजेता भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। तो आपने देखा भारत एशिया का क्रिकेट कप का विजेता है। अभी हाल ही में किस राज्य में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ? अभी आपने देखा कि बिहार राज्य में, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन? बिहार में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। आगे यह है 10वां नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है 6 अक्टूबर, 6 दिसंबर, 9 जनवरी, 14 नवंबर। तो बी ऑप्शन सही है, इनका महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। 11वां नंबर, भारत के किस शहर में महाकुंभ संपन्न हुआ? सब लोगों को पता है, प्रयागराज में। ये महाकुंभ हम जानते हैं कि हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज
में आयोजन किया जाता है, जबकि इस बार महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रयागराज में। 12 नंबर का क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड का संबंध है। ऑस्कर अवार्ड क्रिकेट, फिल्म, विज्ञान या साहित्य? तो ऑस्कर अवार्ड का संबंध फिल्म से है। ऑस्कर अवार्ड का संबंध किससे है? फिल्म से है। तीसरा है, बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन 14 फरवरी, 14 सितंबर, 14 दिसंबर यानी 14 नवंबर, ये आपका जो ऑप्शन है 14 नवंबर, यहां पे बाल दिवस मनाया जाता है। चलो, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ये आईपीएल 2025 कौन जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, लखनऊ तो ये आपने देखा कि ये जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, इसने आईपीएल 2025 को जीता था। निम्न में से किस देश में एयर शो संपन्न हुआ? तो एयर शो, तो आईपीएल 2025 कौन जीता? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इसने जीता। जो विराट कोहली की टीम थी, बट कप्तान नहीं थे, लेकिन उन्होंने जिताया, उनकी टीम ने जिताया। 15 नंबर, निम्न में से किस देश में एयर शो संपन्न हुआ? तो कौन सा देश वो है? दुबई। दुबई में एयर शो संपन्न हुआ। और इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य है? तो भारत निम्न में से नाटो, आसियान, G7, तो इन तीनों में से नहीं, किसका सदस्य है? सार्क का सदस्य है, यानी भारत सार्क का सदस्य है। तो ये डी ऑप्शन सही है। तो भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य है? तो सार्क का है। 17 नंबर, हाल ही में किस देश में भूकंप से भारी क्षति हुई? तो हाल ही में किस देश में भूकंप से भारी क्षति हुई? तो ये अफगानिस्तान है। भारत के नया संसद भवन का प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो ये जो भारत का नया संसद भवन बना, उसका नाम कोर पॉइंट, सेंट्रल बाउंड्री, सेंट्रल विस्टा, प्रोजेक्ट पार्लियामेंट, तो ये ऑप्शन सी है, सेंट्रल विस्टा, इसका नाम है सेंट्रल विस्टा। आगे क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्याय सूर्यकांत, रंजन गोगोई, बी.आर. गवई, डी.वाई. चंद्रचूड़। अभी आपको पता है नवंबर में ही बी.आर. गवई रिटायर हुए हैं। इसके बाद न्यायाधीश सूर्यकांत, जो वर्तमान हमारे न्यायाधीश है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, इसके पहले जो फरवरी 2025 में ही रिटायर हुए हैं। उनके बाद ये आए हैं संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा इस समय हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? तो संवेग का नियम, जड़त्व का नियम, बल आघूर्ण का नियम, क्रिया के प्रतिक्रिया का नियम। तो आपने जो देखा जड़त्व का नियम, ये राइट आंसर है। जो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है। इसके बाद पदार्थ की अवस्थाएं नहीं है। पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस, रंगहीन। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठोस, द्रव, गैस ये पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। रंगहीन ये अवस्था नहीं है। परमाणु में होते हैं, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। तो ये डी ऑप्शन सही है। तो परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। कोशिका की खोज किसने की? लैंगर हैंस, रॉबर्ट वाल्सन, जेम्स कुक, रॉबर्ट हुक। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। अब इसके बाद ऊर्जा के प्रकार नहीं है। कौन से ऊर्जा के प्रकार नहीं है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, मौसमी ऊर्जा। तो ये डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मौसमी ऊर्जा ये ऊर्जा की प्रकार नहीं है। जीवन की मूलभूत इकाई
क्या है? तो ऊतक, कोशिका, अंग, जीव। तो मूलभूत इकाई, जो जीवन की मूलभूत इकाई है वो है कोशिका। कोशिका इज द राइट आंसर। दाद किस कारण से होता है? तो दाद कवक से, बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रायंस से। तो आपका जो आंसर होगा कवक से ही दाद होती है, जो फंजाई जिसको बोलते हैं, यानी कवक से दाद होते हैं, फंगस। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन जो है, कोशिका का आत्महत्या की थैली। कोशिका का आत्महत्या का थैला, कोशिका का आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया। तो लाइसोसोम इज द राइट आंसर, यानी कोशिका का आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? राइसोसोम। और कोशिका का पावर हाउस आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल रहता है? पारा, ब्रोमीन, सोडियम, सोडियम क्लोरीन। तो पारा, ये आपका आंसर सही है। पारा कमरे के तापमान पर तरल होता है। व्यायाम के बाद व्यक्ति को थकान महसूस होती है, इसका क्या कारण है? तो लैक्टिक अम्ल, एटीपी, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी थकान होने का मेन कारण आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, लैक्टिक अम्ल होता है। ध्वनि तरंग कैसे होती हैं? यानी ध्वनि जो हम बोलते हैं, ध्वनि की तरंगे कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या है? अनुदैर्ध्य, यानी ध्वनि की तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O, H2O3, CO2, HO। तो ये राइट आंसर क्या है? H2O। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा कण पाया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें क्वेश्चन है, पहली बार जब यूपीपीएससी ने क्वेश्चन दिया था तो पहले प्रोटॉन माना था, लेकिन बाद में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को सही माना कि यानी अधिकांशता रदरफोर्ड के जो नाभिक में अधिकांशता प्रोटॉन पाए जाते हैं, लेकिन साथ साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन सही है। 34 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने देखा ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में गैस निकलती है। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन सा अंग करता है? तो जो रक्त को शुद्ध करने वाला, जिसको किडनी बोलते हैं, यानी ब्रिक इज द राइट आंसर। यानी ब्रिक है जो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करता है। मनुष्य के नेत्र में कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल, अवतोत्तल। तो मनुष्य के नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मनुष्य के नेत्र में उत्तल लेंस होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत संबंधित है। आर्किमिडीज जल से, आसमान से, ठोस से, गैस से। तो आपका राइट आंसर होगा जल से, यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत जल से संबंधित है। ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है। कौन सी ऐसी गैस है जो ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन। तो राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको सीएफसी बोलते हैं। और सीएफसी गैस ही ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस है। जबकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो गैस होती है, जिम्मेदार गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन ओजोन परत क्षरण के लिए यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद आपने देखा कौन सा जीव प्रकृति का सहकर्मी कहा जाता है? प्रकृति का सहकर्मी कौन सा जीव होता है? तो यानी बैक्टीरिया, चील, शेर, पक्षी। तो आपका आंसर कौन सा होगा? बैक्टीरिया, जो जीव प्रकृति का सहकर्मी कहलाता है। निम्न में से किसका अपशिष्ट नहीं होता है? नायलॉन, आम, लकड़ी,
पशु, तो आपका राइट आंसर होगा नायलॉन। नायलॉन ये इसका अपशिष्ट कोई नहीं होता है। बिहार का शोक कहलाती है कौन सी नदी? बिहार का शोक कहलाती है। आपको पता है कि एक नदी ऐसी है जो बिहार में हमेशा बाढ़ के लिए जानी जाती है, अपने मार्ग को बदलती रहती है, तो वो है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, आप चाहे पश्चिम से चले या पूरब से, यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कैमूर की पहाड़ियां, यानी कैमूर की पहाड़ियां कहां पे हैं? तो आपने देखा कैमूर की पहाड़ियां ये बिहार में पाई जाती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, यानी मुख्य भूमि से भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु होता है तमिलनाडु का जो केप केमोरिन है, कन्याकुमारी। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 8611 मीटर है, ये ऑप्शन सही होगा। जबकि कंचनजंगा 8586 मीटर है इसकी ऊंचाई। अगर ये इसकी कंचनजंगा जो सिक्किम में है और K2 जो पीओके वाले क्षेत्र में लद्दाख में है 8611 मीटर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। थार का मरुस्थल पाया जाता है, तो थार का मरुस्थल आपका ज्यादातर, वैसे गुजरात में भी कुछ भाग पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भाग राजस्थान में, तो ये राजस्थान राइट आंसर है। जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध राज्य आपका गुजरात है। गुजरात इज द राइट आंसर। इसके बाद बीजापुर का गोल गुंबज स्थित है। बीजापुर का गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में बीजापुर का गोल गुंबज स्थित है। भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर, यानी भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। भारत में कोयला किस राज्य में पाया जाता है? अगर प्रश्न आता भारत में कोयला किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता, तो झारखंड में। लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड, केरल और हरियाणा में थोड़ा भी नहीं पाया जाता है, जबकि बिहार में कोयला पाया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका बिहार इज द राइट आंसर। भारत में कोयला किस राज्य में पाया जाता है? तो बिहार में पाया जाता है। इसके बाद है फ्रांसीसी की क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी की क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। ये यहां से हमारे संविधान में भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई है और ये फ्रांस से ही ली गई है। ये फ्रांस क्रांति का नारा ही था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा? तो ये जो मेटरनिक थे इन्होंने ही कहा है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो आपको 1919, 1927, 1917, 1974। तो रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। इसके बाद है नाजीवाद का उदय किस देश में हुआ? तो नाजीवाद का उदय कहां हुआ? जर्मनी से हुआ। शेरे पंजाब कहा जाता है। शेरे पंजाब किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, उधम सिंह, हेमू कलानी। तो आपका ऑप्शन सही होगा, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ
1940, 44, 47, 42। तो 42 जो है आपका राइट आंसर है, यानी कि ये डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है 1942। महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन कौन था? जो महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन चंपारण है, जो 1917 में इन्होंने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन था तो 1917 में चंपारण बिहार में पहला आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, बहुत ही सफल रहा चंपारण आंदोलन। भारत में सबसे बड़ी क्रांति किस वर्ष हुई? तो भारत में सबसे बड़ी क्रांति 1857 की क्रांति हुई, ये सी ऑप्शन सही है। भारत को आजादी कब मिली? सभी को पता है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और हमें आजादी मिली। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? वैलेंटाइन चिरोल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कोई नहीं। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं सही होगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु केरल राज्य में स्थित है। तो आपने देखा तो नीलगिरी की पहाड़ियां केरल में है। भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, लेकिन जनसंख्या के दृष्टि से सिक्किम है। भांगड़ा नृत्य किया जाता है, कहां पे भांगड़ा नृत्य किया जाता है? तो ये पंजाब में किया जाता है। भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? अक्षांश जो लेटीट्यूड, ऊंचाई एल्टीट्यूड, समुद्र से दूरी। तो समुद्र से दूरी, ये तीनों जो फैक्टर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं, यानी उपर्युक्त सभी सही आंसर है। इसके बाद हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय एक वलित पर्वत श्रृंखला है, मोड़दार, इसको मोड़दार पर्वत भी कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं, यानी हिमालय एक वलित पर्वत श्रृंखला है। ये ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। संसाधन नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संसाधन नियोजन यानी संसाधन नियोजन का मुख्य उद्देश्य सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही संसाधन नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। जैविक संसाधन का उदाहरण है, तो जैविक यानी बायोटिक रिसोर्सेज, यानी कि वन आपका आंसर सही होगा। वन जो है जैविक संसाधन का उदाहरण है। लैटेराइट मिट्टी का मुख्य विशेषता क्या है? उच्च उर्वरता है, रिसाव है, लोहे के कारण लाल रंग होना, जलोढ़ जमाव। तो आपका सी ऑप्शन सही है, लोहे के कारण लाल रंग का होना, यह लैटेराइट मिट्टी की विशेषता होती है। इसके बाद भारत के भौतिक स्वरूप में शामिल है, तो भारत के भौतिक स्वरूप में क्या शामिल है? हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, उपर्युक्त सभी। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि हिमालय, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, ये सभी भौतिक स्वरूप में शामिल है। नदी जल प्रणाली का अध्याय शामिल है। भारत की नदियां, हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, उपर्युक्त सभी। तो इसमें भी ये उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही है, यानी नदी जल प्रणाली अध्याय में भारत की नदियां, हिमालयी नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, उपर्युक्त सभी शामिल है। कृषि को शामिल किया जाता है, कृषि को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो हमने देखा ये आपका जूनियर लेवल में भी आया था, प्राथमिक क्षेत्र में ये कृषि को शामिल किया जाता है। भारत की प्रमुख फसल कौन कौन सी है? धान, गेहूं, जौ, कपास, बाजरा, राई, सोयाबीन और रबर। तो आपका ए ऑप्शन सही है। भारत की प्रमुख जलवायु धान और गेहूं है। अपने ग्राम पंचायत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो सबको पता है, हमारे जब गर्मी के मौसम में बारिश नहीं होती है तो सबसे ज्यादा नलकूप से ही चलते हैं।
तो यानी नलकूप आपका सही आंसर होगा, यानी सिंचाई का प्रमुख साधन नलकूप है। निम्न में से जहरीला जीव है, सब जहरीला जीव कौन सा है? शाही, विष खोपड़ा, गोह, रसेल्स वाइपर। तो आपका सबसे जहरीला जो है इसमें रसेल्स वाइपर है। रसेल्स वाइपर इज द राइट आंसर, डी। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, मिश्रित। तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सह मतलब कि दोनों का सह अस्तित्व है, यानी कि पब्लिक क्षेत्र भी है, प्राइवेट है, दोनों एक साथ काम करते हैं। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो हमें पता है भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख है कहां? प्रारंभ में, दूसरे भाग में, पहले भाग में, उक्त सभी में। तो आपका सही ऑप्शन होगा प्रारंभ में, यानी भारतीय संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख शुरुआत में ही है, तो यह ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हुआ? तो भारतीय संविधान को बनकर तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हुआ, यानी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है और लास्ट में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। तो उस दिन से जोड़ेंगे तो हमारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हो जाता है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। राज्य का सबसे बड़ा पद होता है, तो राज्य का सबसे बड़ा, जिस प्रकार देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य का सबसे बड़ा पद राज्यपाल होता है। फरवरी 13 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फरवरी 13 को रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिला जौनपुर की सीमा नहीं लगती है, यानी किस जिला से जौनपुर की सीमा नहीं लगती है? सुल्तानपुर, आजमगढ़ और प्रतापगढ़ से लगती है, लेकिन अमेठी से नहीं लगती है। कंप्यूटर में जीबी का फुल फॉर्म क्या है? यानी कंप्यूटर में जीबी का फुल फॉर्म गीगाबाइट है। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किससे है? तो विज्ञान से, अर्थशास्त्र से, साहित्य से, कृषि से। तो ये आपका साहित्य से, ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध आपका साहित्य से है। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो भारत में मानसून का आगमन जून, जुलाई, नवंबर, अक्टूबर, फरवरी। तो हमारा मानसून ही जून जुलाई में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में आ जाता है। जून में ही केरल से शुरुआत हो जाती है, तो ये ऑप्शन सही है। भारत का मार्स ऑर्बिटल मिशन कब प्रक्षेपित किया गया था? 2015, 2017, यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है। 3, 2013 और 2011। तो भारत का मार्स ऑर्बिटल मिशन 2013 में प्रक्षेपित किया गया। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो हमें पता है ओपेक का मुख्यालय वियना में है। ओपेक का मुख्यालय वियना में है। रूस की राजधानी, क्वेश्चन है रूस की राजधानी कहाँ है? तो रूस की राजधानी मॉस्को है। 20 वर्ष बाद हार्दिक की उम्र 5 वर्ष पहले की उम्र की 6 गुनी हो जाएगी। उसकी वर्तमान आयु कितना है? इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 10 वर्ष आएगा। यदि 92 है, यदि 15 श्रमिक ने एक निश्चित कार्य 8 दिनों में पूरा किया, तो उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है? यानी कि हमें 15 गुणे 8 बराबर 3 दिन। फिर कितने श्रमिक हैं कार्य? तो ये 3 × 5 = 15, 8 गुणे 8 यानी 8 × 5 = 40 दिन आपका ये ऑप्शन सही होगा।
तो ये 40 दिन, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद है 93, 40 का 5/10 का मान क्या होगा, यानी 5/10 का मान, 5 मतलब 5 1 के 5, 5 दूना 10, 1/2, 40 का 1/2 कितना होगा, तो 20 हो जाएगा, 20 राइट आंसर है। 2600 रुपए पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 7% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज, यानी P गुणे N गुणे R, मतलब यानी कि 2600 गुणे 2 गुणे 7/100, तो यानी इसमें 7 दूनी 14, 14 पचे 70, 14 छक 84 और 14 दूनी 28, 28 और 8 36, यानी 364 हो जाएगा। रिबन, एक रिबन की मूल लंबाई 60 सेंटीमीटर है, इसे 5:3 के अनुपात में घटाया गया है, इसकी लंबाई क्या होगी, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, यदि ए और ई का योग इतना है 322 है, तो सभी संख्याओं का योग कितना होगा, तो आप इसको निकालेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 805। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। दो संख्याएं 5:13 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 11 है तो क्रमशः संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो ये आपका 55 और 143 संख्या सही होगा। एक दुकानदार एक वस्तु का 25% की हानि पर 1500 रुपए में बेचता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसको लगाएंगे तो आपका ये ऑप्शन तो ये देखिए, एक दुकानदार वस्तु का 25% की हानि पर बेचता है, 1500 रुपए में बेचता है, तो क्रय मूल्य कास्ट प्राइस निकालना है, तो ये आपका होगा 2200 रुपए। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 5 है, उसका गुणनफल इतना है, थोड़ा रोको वीडियो। तो ये एक दुकानदार एक वस्तु का 25% की हानि पर 1500 रुपए में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपए होगा। इसको सॉल्व करिए, करने पे ये कितना आ रहा है 2000, ये 2200 नहीं 2000 आंसर सही है। ये दो संख्याओं का महत्तम 5 है और उनका गुणनफल 450 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक 90 होगा, उसका लघुत्तम समापवर्तक 90 होगा, ये 90 आंसर सही है। एक परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 25% है, यदि 125 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होगा, तो बच्चा एक परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 25% है, यदि 125 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होगा, तो 560 होगा। ये आपका आंसर हो गया। ये आपने जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग दोनों देख लिया है। अब लास्ट में बचेगा स्नातक वर्ग, फिर टाइम मिलेगा, अगर आपको जरूरत होगी तो बताइएगा और इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर यदि मैथ का आपको ना समझ में आ रहा हो तो बताइएगा, उसको सॉल्व करके फिर से डालेंगे वीडियो केवल मैथ का। थैंक यू।